जैसा कि कहा जाता है रावदान सिंह जी के लिए कि वो पर्यटक के रूप में राजनीति करते हैं और एक पर्यटक की तरह आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसका भी खामियाजा मुझे लगता है यहाँ भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं या तो रावदान सिंह जी भी इस तरह का बर्ताव करते नजर आए जिसमें कि उनको किरण की या श्रुति जी की जरूरत थी ही नहीं। इस चुनाव में जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ सबसे बड़ा हम सब के लिए एक ही मकसद था कि इस वक्त जो देश का चुनाव है, इस वक्त जिस संकट के लिए हम इस अलायंस में आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को लड़ा जाए। लेकिन हमारे जो सहयोगी साथी रावदान सिंह जी लगाइए या इनके साथ में जो कैंपेन कर रहे हैं वो सभी कांग्रेस के साथी लगाइए, यहाँ एक गलती जरूर कर रहे थे कि वो इस चुनाव के साथ साथ अगले विधानसभा चुनाव जो अब आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको भी लड़ना चाह रहे थे। तो 40 वर्ष का जो काम है कहीं उससे थोड़ी बहुत निराशा और उसकी चर्चा भी है। लोग उस चीज को कहीं ना कहीं बार बार चर्चा में ला रहे हैं कि भाई 40 वर्ष में जो मतलब इन्होंने जो कार्यशैली रही उस कार्यशैली से लोग खुश नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों के साथ जो जिस तरह की मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके प्रति लोग नाराज हैं। कुछ ठेकेदारी प्रथा होगी कि भाई रावदान सिंह जी के ये फिक्स लोग हैं, उन फिक्स लोगों के थ्रू वो इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। जब सरकार इनके इतना विरोध था तो रावदान सिंह जी को कहीं हार देखनी पड़ी। मैं समझता हूँ बहुत सारे कारण अब जो चर्चाओं में निकल के आ रहे हैं। भाई सबसे बड़ा बात तो सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि महेंद्रगढ़ में विशेष तौर पे जहाँ 40 साल रावदान सिंह जी राजनीति में सक्रिय हैं, 4 बार यहाँ से एमएलए बने, तो उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ से 5000 की हार, इस पे अंतर्मंथन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी हैं। हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और क्या कुछ चुनाव में होने वाला है वो चर्चाएं करेंगे, क्योंकि बहुमत जो है वो पता नहीं कहाँ नजर आ रहा है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो बातचीत करेंगे डॉक्टर मनीष यादव जी से, क्योंकि पूरे हरियाणा का लगभग चुनाव इन्होंने देखा है, कुरुक्षेत्र में काफी समय रहे और दूसरी जो पंजाब में भी कहीं घूमते रहे, काफी नजर आए काफी जगह पे। इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से चुनाव को देखते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कैसा रहा चुनाव, कैसा एक्सपीरियंस रहा हरियाणा पंजाब? बहुत बेहतर चुनाव ये था और इस वक्त जिस मकसद के साथ ये चुनाव लड़ा गया जी, जहाँ तक हम बात भी कर रहे थे चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, जी, कि इस बार जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और उसका कारण है जो 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में तानाशाही, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे हमला, जिस तरह से संविधान पर हमला, उसको देखते हुए जनता जो है मोर्चा संभाले हुई थी जमीन पर और खुद मतदाताओं ने कैंपेन चलाया, खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के विरोध में नारेबाजी भी की, उनको रोका भी, उनसे सवाल भी पूछे, उनके 10 साल में जो काम वो नहीं कर पाए उन पर जवाब भी मांगने की कोशिश की। तो एक बहुत अच्छा चुनाव देश भर में बीता और नतीजे भी उसी तरह के नजर आ रहे हैं। आज जो पार्टी 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी, आज वो 240 के आंकड़े पे रुकी हुई है, यानी 160 अपने लक्ष्य से नीचे है वो। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो अब वो मनमानी भी नहीं चल सकती। एक मजबूत विपक्ष, 234 सीटें आज इंडिया अलायंस की हैं, तो अच्छा एक मजबूत विपक्ष है जो शायद मनमानी कभी करने भी नहीं देगा। लोकतंत्र पे अब अटैक नहीं हो सकता, अब संविधान पे अटैक नहीं हो सकता। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र या एक स्वस्थ सरकार शायद चल सकती है इस 5 साल में, और दायरे में रह के किसी तरह का अहंकार और किसी तरह की मनमानी की गुंजाइश अब खत्म हो गई है। जैसा आपने अभी जवाब में बताया कि जो चुनाव था वो जनता वर्सेस भाजपा था, उसके होते हुए भी महेंद्रगढ़ में आपकी जो गठबंधन की सीट थी वो नहीं निकल पाई। 4 बार विधायक रहे रावदान सिंह जी, तो भाजपा का विरोध भी आप बता रहे काफी जगह हुआ, लेकिन फिर भी रावदान सिंह की टिकट क्यों नहीं निकल पाई? देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव अच्छा लड़ा गया और जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो इस चुनाव में हारे, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति निराश भी थे, उनके प्रति गुस्सा भी था।
और एक मुहिम भी थी कि किसी तरह उनको गांव में ना घुसने दिया जाए, उनसे गांव में घुसने पे सवाल पूछा जाए। हम देख रहे थे जो हमारे 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को इन सब मुश्किलों का सामना करना भी पड़ रहा था। राव दान सिंह जी का जहां तक है कि भाई चुनाव हम देख रहे थे, अच्छा चुनाव उठ भी रहा था। बहुत लोग जो हैं अपने आप उस चुनाव को मजबूत करने में लगे हुए थे। जितना भी खिलाफ का माहौल था वो साथ भी जुटा, साथ भी लगा। उसके बावजूद भी नतीजों में हार हुई। हार जीत एक अलग विषय है। हार जीत तो चुनाव में एक व्यक्ति ने जीतना, एक ने हारना है। लेकिन हमारा जो माहौल मजबूत था इंडिया अलायंस कि जिस तरह से अनेक उम्मीदवार जीते, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5 पे ही संतोष करना पड़ा, बाकी सीटों पे हार देखनी पड़ी। जहाँ पे 10 साल से प्रदेश में भी सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी जिसकी सरकार हो, तो और इतने बड़े बदलाव भी किए जिसमें सरकार में कभी मुख्यमंत्री बदले, कभी मंत्रालय बदले, ये सब कुछ करने के बाद गठबंधन तोड़ना जोड़ना, हाँ, तो इन सब चीजों के बावजूद जब सरकार इनके इतना विरोध था तो राव दान सिंह जी को कहीं हार देखनी पड़ी। मैं समझता हूँ बहुत सारे कारण अब जो चर्चाओं में निकल के आ रहे हैं। भाई सबसे बड़ा बात तो सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि महेंद्रगढ़ में विशेष तौर पे जहाँ 40 साल राव दान सिंह जी राजनीति में सक्रिय हैं, 4 बार यहाँ से एमएलए बने, तो उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ से 5000 की हार, इस पे अंतर्मंथन होना चाहिए। इसके पीछे का कारण जानना चाहिए। अपनी विधानसभा और आसपास की 4 विधानसभाओं में तो पूरे गोल्ड मान ही सकते हैं। पूरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जहाँ पे चाहे नारनौल लगाओ, चाहे अटेली लगाओ, चाहे नांगल चौधरी लगाओ, हम और महेंद्रगढ़ में उम्मीद करते थे कि एक अच्छी लीड मिल जाएगी। अटेली में हम समझते थे कि यहाँ से भी आप अच्छा मार्जिन ले लेंगे। नारनौल से भी उम्मीद करते थे, नांगल चौधरी से भी ये समझते थे कि भिवानी जाते जाते हो सकता है चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी क्षेत्र से आते हैं तो वो वहाँ मजबूत रह सकते हैं या फिर टक्कर दे सकते हैं। अपना गृह विधानसभा उनका वहाँ पड़ेगा, फिर उस इलाके में वो लगातार अपनी गतिविधियाँ चलाते रहते हैं, तो उस कारण से हम समझ रहे थे कि वहाँ थोड़ी सी मुश्किलात होगी। लेकिन उलट हुआ कि वहाँ पे कुछ समर्थन मिला, जो किसान आंदोलन का, जाट आंदोलन का, जिस तरह के जो नाराजगी थी उसने अपना वोट जरूर इंडिया अलायंस को दिया। लेकिन जो नाराजगी पोर्टल सिस्टम से, जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से, जो यहाँ पे पानी की समस्या लगाइए, बिजली की समस्या लगाइए, सरकार ने जिस तरह से सरकारी अस्पताल स्कूलों की व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया, या पूरी तरह से नाकाम एक सरकार जो रही, उस सरकार के पीछे जो गुस्सा था, विशेष तौर पे सरपंचों का, कर्मचारियों का जो गुस्सा था, ये सारा का सारा गुस्सा होने के बावजूद भी इस इलाके में कहीं ना कहीं राव दान सिंह जी उस चीज को कैच करने में विफल रहे। 40 साल की जो राजनीति वो बिखरती नजर आई इस चुनाव में। बिखरती नहीं है कोई भी चीज। मैं समझता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका जो काम है वो लौट के आता है। तो 40 वर्ष का जो काम है कहीं उससे थोड़ी बहुत निराशा, और उसकी चर्चा भी है, लोग उस चीज को कहीं ना कहीं बार बार चर्चा में ला रहे हैं कि भाई 40 वर्ष में जो मतलब इन्होंने जो कार्यशैली रही, उस कार्यशैली से लोग खुश नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों के साथ जो जिस तरह की मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके प्रति लोग नाराज हैं। कुछ ठेकेदारी प्रथा हो गई कि भाई राव दान सिंह जी के ये फिक्स लोग हैं, उन फिक्स लोगों के थ्रू वो इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। वो जनरल अप्रोच की बजाय वो थ्रू किसी ना किसी ठेकेदारी के थ्रू कि भाई ये इनका आदमी है, इसके थ्रू आप आओगे, तो उस प्रथा से भी लोग नाराज हैं। कुछ काम के लिए जाना या फिर उनका यहाँ पे ना होना समय पे, वो भी सामने आया इस चुनाव में कि भाई आप, जैसा कि कहा जाता है राव दान सिंह जी के लिए कि वो पर्यटक के रूप में राजनीति करते हैं और एक पर्यटक की तरह आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसका भी खामियाजा मुझे लगता है यहाँ भुगतना पड़ा, जो महेंद्रगढ़ में हार जो देखने को मिली है। अटेली से हमने जो उम्मीद की थी, एक चर्चा ये भी है कि इस चुनाव को शुरुआत में ही ये मान लिया गया कि जातिगत आधार पर ये इलाका आपको मजबूत करेगा,
और आज के समय में मैं समझता हूँ कि जाति की राजनीति है उसके लिए जगह बहुत कम हो गई है। वोटर समझदार हो। लोग जो हैं वो चाहते हैं कि काम की राजनीति हो। लोग चाहते हैं कि आप अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इलाका जो आपसे उम्मीद रख रहा है, जो मैनिफेस्टो आप लेकर चल रहे हैं, उस मैनिफेस्टो पे आप काम करें। लेकिन आप जाति के नाम पे अगर वोट लेने के बाद और फिर जाति, मैं समझता हूँ जाति की राजनीति किसी को भला नहीं होता, काम ना की होनी चाहिए ना राजनीति। वोटर को भला होता है और ना नेता का उसमें कोई भला है। राजनीति के अंदर जब तक काम की बात नहीं होगी, इलाके की बात नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये एक जाति का भी दुष्प्रभाव लोगों ने ये बताया कि भाई जातिगत राजनीति में ये क्षेत्र जो है विश्वास नहीं रखता, तो उन्होंने उसके उलट भी फैसला दिया। काफी फैक्ट्स तो हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स इस हार का कारण है और इसमें समझना भी चाहिए, अंतर्मंथन भी करना चाहिए। हम यहाँ से विधायक हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में अपने वाहिदबार में वोट मिल जाएगा, इस चक्कर में रह गए कुछ। इसमें वो भी मान सकते हैं कि भाई रावदान सिंह जी ने यहाँ की लगभग कमान जो है वो अपने सुपुत्र पे, अपने परिवार पे छोड़ के रखी। तो उनके बेटे को प्रोजेक्ट करने से भी लोगों में एक चर्चा में सुन रहा था कि भाई आगे जो है हो सकता है कि अब रावदान सिंह जी को अगर हम एमपी बना देते हैं तो उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, और कुछ इस तरह की चर्चा उनके साथ चलने वाले लोगों ने की भी बिल्कुल कि भाई आगे जो है रावदान सिंह जी के बेटे जो है वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, फिर ये विधायक बनेंगे, आज वो आपके एमपी हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे आपका विधायक भी तैयार है। तो उस चर्चा से भी लोगों में घबराहट सी हुई। लोगों को ये लगने लगा क्या हम कोई राजा तो नहीं बनाने जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि राजा के बाद राजकुमार आ जाएंगे, फिर राजकुमार आ जाएंगे, इस तरह से प्रथा चलने तो नहीं जा रही है, हम कोई परिवार की राजशाही तो नहीं खड़ी करने जा रहे हैं। तो ये भी एक डर बन गया, क्योंकि राजनीति में लोग चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व हो, परिवारवाद ना हो। अगर परिवारवाद की राजनीति होगी तो फिर आप दूसरों के लिए राजनीतिक रास्ते बंद कर देंगे, और कोई एक ही व्यक्ति अगर एक कुर्सी पे बना रहता है तो फिर उस इलाके का नुकसान होता है उस चीज से। तो बदलाव जरूरी है, और बदलाव के साथ साथ आप दूसरे मतलब मोनोपोली ना क्रिएट हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने ही परिवार तक उस राजनीति को सीमित करना चाह रहे हैं तो उससे एक नेगेटिव भाव जाता है। तो इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ में विशेष रूप से देखने को मिला। लोगों में एक चर्चा है ये कि इस तरह से तो ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है महेंद्रगढ़ को अपना कहने का मतलब कि राजघराना समझने लगेंगे और यहाँ के राजा खुद को समझने लगेंगे। एक बड़ा पॉइंट ये भी है, लोगों में सुना था कि भाई डॉक्टर मनीष यादव गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़े जैसे रावदान सिंह जी, उनके सपोर्ट में कहीं नजर नहीं आए, बल्कि यहाँ से बाहर कहीं कुरुक्षेत्र पंजाब ही रहे। तो इसका क्या कारण रहा कि आप जो गठबंधन था वहाँ यहाँ पे सपोर्ट में कहीं दिखाई दी थी? देखो, मेरा जो कारण कि मेरी यहाँ अनुपस्थिति ज़्यादा रही, उसका कारण ये था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे, और हम सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको किसी न किसी रूप में वहाँ जिम्मेदारी नियुक्त की गई थी। तो हमारा वहाँ रहना, पार्टी के उसमें जो हमारा कर्तव्य बनता था, अपनी ड्यूटी वो पूरी करना वहाँ जरूरी था। लेकिन साथ में इंडिया गठबंधन अपनी सीट पे भी जीते, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे। हमने कैंपेन्स में जो सहयोग बन सकता है वो सहयोग भी किया। अपने कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी जितने भी आम आदमी पार्टी के हैं जो लोकसभा क्षेत्र में थे, 9 की 9 विधानसभा में, सभी को ये डायरेक्शंस भी दिए, सबको ये कहा भी कि भाई आप पूरा सहयोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का करें, उनके कार्यक्रम में भी जाएं और उनके कार्यक्रम को सफल भी बनाएं। वोटर से भी अपील की कि इस बार देश के लिए जो संविधान पे खतरा है, जो लोकतंत्र पे खतरा है, उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इसमें किसी तरह की कोई ऐसी कभी रही कि भाई हम अपना सहयोग ना दें। पूरा सहयोग जितना हमसे बन पड़ा वो हमने दिया भी, लेकिन कहीं लेने में जो कमी रही उसके बारे में मैं जरूर एक दो चीजों पर प्रकाश डालूंगा कि इस चुनाव में जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ सबसे बड़ा हम सब के लिए एक ही मकसद था कि इस वक्त जो देश का चुनाव है, इस वक्त जिस संकट के लिए हम इस अलायंस में आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को लड़ा जाए।
लेकिन हमारे जो सहयोगी साथी रावदान सिंह जी लगाइए या इनके साथ में जो कैंपेन कर रहे हैं वो सभी कांग्रेस के साथी लगाइए, यहाँ एक गलती जरूर कर रहे थे कि वो इस चुनाव के साथ साथ अगले विधानसभा चुनाव जो अब आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको भी लड़ना चाह रहे थे। एक चुनाव पहले पक्का हो जाए, एक चीज पक्की हो जाए, जिस मकसद के लिए आपका अलायंस हुआ वो पक्का हो जाए, फिर आप अगले चुनाव में चलो, आराम से चलो, लड़ाई लड़ेंगे, आमने सामने लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, जैसे भी लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप बार बार कैंपेन के दौरान जिक्र, बजाय कि सांसद बनने के आप सरकार हरियाणा की बनाने का जिक्र करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब आपका हो सकता है विधानसभा में आम आदमी पार्टी का साथी जो है वो प्रतिद्वंदी हो, उस वक्त हो सकता है वो अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक विचारधारा को लेके हरियाणा की राजनीति में उतरे हुए हैं, तो वो आपसे वहां तालमेल ना रखते हो, वहां आपसे वो आपकी बात से सहमत ना हो, तो आपको ऐसे वक्त पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन सा चुनाव लड़ रहा है। तो इस वक्त ये एक गलती जरूर वहां की गई कि विधायक कौन बनेगा ये चर्चा भी की गई, और फिर अगली सरकार कौन बनाएंगे ये चर्चाएं भी की गई। तो वो चर्चा अलायंस के हिस्से की नहीं थी, तो कहीं थोड़ी बहुत दूरियां उसके कारण से प्रोग्राम में ना जाने की। विरोध किसी तरह का नहीं है, वोटों में सेम अपील है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन को वोट किया जाए, लेकिन हाँ तो बातें हैं प्रोग्राम के अंदर फिर जाकर और उपस्थित रहना वो मुश्किल हो जाता है किसी के लिए। तो ये जरूर उनके नॉलेज में भी रखा गया कि आप इस तरह की गतिविधि ना करें, लेकिन फिर भी वो चीजें चलती हैं, तो ये जरूर है कि अनुपस्थिति हुई होगी, लेकिन योगदान में कोई कमी नहीं। मैं कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। अच्छा, अगर बात करें किरण चौधरी का बयान आया था, भाई मेरे फोन नहीं उठाते, मैं भाई मुझे बुलाते नहीं है, या मुझे पता नहीं होता कहाँ इवेंट यहाँ पे हो रहे, तो उससे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है इसको। देखिए, मुझे लगता है ये एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जब आप एक परिवार में हो और आप चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। जब श्रुति चौधरी जी लड़ती थी तो मेरे ख्याल से रावदान सिंह जी का सपोर्ट मिलता था। आज जब रावदान सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन एक अप्रोच होती है आपस में, एक रिश्ता होता है आपका जो आपको कैरी करता है चुनाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं या तो रावदान सिंह जी भी इस तरह का बर्ताव करते नजर आए जिसमें कि उनको किरण की या श्रुति जी की जरूरत थी ही नहीं उनको। हाँ, क्योंकि एक माहौल जो है भाजपा के खिलाफ था पूरे क्षेत्र के अंदर, और जन समर्थन जो दिख रहा था, तो ऐसा दिखने में मजबूत लग रहा था कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जब इतना सब कुछ अपने पास है तो फिर क्यों किसी को भाव दिया गया। कुछ इस तरह की शिकायतें होगी, उन्हीं की शिकायतें, मेरी नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा था वो जो आया उस पर आज चर्चा कर सकते, क्योंकि आज किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला वोटों में, वो जो होना था वो उसी वक्त हो चुका, लेकिन वो जो दिखा उस वक्त उस पर जरूर विचार करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं थोड़ा बहुत वो मनाने में कहीं हल्का फुल्का अपने आप को ज़्यादा, कहने का मतलब कि एडमेंट से हो गए, नहीं गए वहाँ तक वो, जबकि जाना चाहिए था, अच्छे से मनाना चाहिए था, उनका सहयोग लेना चाहिए था। और एक परिवार के लोग, कोई भी व्यक्ति हो, वो मान जाता है मेरे ख्याल से, अगर उसको उचित सम्मान मिलता है तो। टिकट ही सब कुछ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो उनकी शिकायत थी कि ये मेरी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, वो भी इसी को लेके थी कि ये इस चुनाव में मुझे भागीदार नहीं बना रहे, तो इससे ये मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ और इनके कोई योगदान नहीं है, ताकि भविष्य की राजनीति जो है वो खतरे में चली जाए। तो ये सवाल भी उनका उठाया हुआ सवाल है। तो मुझे लगता है इस तरह की नहीं होती चीजें तो शायद आज जीत अपने हाथ में होती, इंडिया गठबंधन को एक सीट और मिलती, जिस उम्मीद से रावदान सिंह जी मैदान में थे वो असफल होती। जब भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर चल के अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कैसा चुनाव रहा? अगर हमने बीच में बात भी की थी उस समय, दोपहर या शाम तक आगे चल रहे थे सुशील गुप्ता जी, लेकिन शाम को थोड़ी लीड बढ़ी और कुछ वोटों से हार गए। तो उस चुनाव के बारे में क्या कहें? देखिए, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए एक पहला लोकसभा चुनाव था जब से हम लोग मैदान में उतरे और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और एक मजबूत संगठन हरियाणा में जब से तैयार हुआ है। तो इस गठबंधन में हम एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, और सुशील गुप्ता जी हमारे सेनापति खुद जो है वो उम्मीदवार थे। अच्छा चुनाव लड़ा, हर गांव तक सुशील गुप्ता जी पहुंचे,
मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार जब अपने लोकसभा क्षेत्र में 650-700 गांव में पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 2 महीने के अंदर। सुशील गुप्ता जी ने वो एनर्जी इस चुनाव में दिखाई, मतलब हम लोग भी उसको देख के आश्चर्यचकित हुए कि अद्भुत वो एनर्जी थी कि भाई आप 600 650-700 गांव आप अकेले हर गांव तक पहुंचे हैं। वहां पे जनता से जो प्यार मिला वो वोटों में नजर आया। आज 5 लाख से अधिक वोट जो है सुशील गुप्ता जी को मिले। पूरी उम्मीद थी कि इस चुनाव को किसी भी सर्वेज में लगाओ, किसी भी सट्टा बाजार जो कि वैसे तो इलीगल होता है, लेकिन उसको भी अगर साथ में रख के चलो तो उसमें भी हम लोग जीत रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मिल रहा था तो वो भी ये कहता था कि भाई चुनाव जीता जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने 29,000 वोट जो पीछे रहे सुशील गुप्ता जी, और आज नवीन जिंदल जी सांसद बने वहां से, तो हम हार स्वीकार भी करते हैं और अपने प्रयास के बावजूद भी हारे हैं। तो वहां की जनता से लेकिन जो मिला वो वोट बैंक अपने आप में बता रहा है कि कितना प्यार और कितना समर्थन वहां मिला। इस चुनाव में जो हार का कारण जो लगता है, मुख्य रूप से जब हम इस पूरे चुनाव को लड़ रहे थे, जमीन के ऊपर अच्छा माहौल और सभी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह हराने के लिए मैदान पे, वहां भी जनता हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अभय चौटाला जो कैंडिडेट हैं उनका हम अनुमान लगा रहे थे कि जनता जो है वो उनकी तरफ नहीं जाएगी और वो जिस मकसद से इस चुनावी मैदान में आज उतरे हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो एक पारिवारिक वोटर होता है, यानी जिसने कभी ताऊ देवीलाल जी के साथ राजनीति में कदम रखा, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के समय राजनीति में थे, जो उनसे उनका सम्मान करते हैं, जो आज भी उनकी बात को समझते हैं, हर पार्टी के पास होता है, हर व्यक्ति के पास होता है। लेकिन आपका फर्ज यही बनता है कि उस वोटर का सही उपयोग हो सके, उसको सही दिशा दी जा सके, उसका योगदान जो है वो सही काम में लग सके। अभय चौटाला जी और चौटाला परिवार जो है वो इस बात को नहीं समझ रहा आज की तारीख में। वो आज अपने वोटर के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहा है, जिस तरह से उसको बेच रहा है, जिस तरह से आज उसको, कहने का मतलब उसका नुकसान कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, वो मतलब समझ में नहीं आता कि आप जिन लोगों के कारण या जिन के कारण आप खड़े हो राजनीति में, आप उनके साथ ऐसा क्यों करना चाह रहे हो। शुरुआत से ये बात थी कि आप इस मैदान में सिर्फ वोट काटने के लिए हैं, और वोटर भी ये कह रहा है कि आप हमारे जो अभय चौटाला है ये सिर्फ वोट काटेंगे, इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। मतलब अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी को फायदा करने के लिए कुरुक्षेत्र से चुनाव बिल्कुल, जब जो उनकी पार्टी बाकी लोकसभा सीटों पे कहाँ चुनाव लड़ी वो खुद देख ले, क्या इस चुनाव से उनको सरकार बनाने की वो देख ले, आप या उनकी गृह विधानसभा जहाँ से वो एमएलए वो इसमें पड़ती हो तो वो ये बताएं। आप कुरुक्षेत्र में जाके अगर कुरुक्षेत्र के किसानों से कह रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए विधायक पद छोड़ दिया था, तो कौन सी सीट का विधायक पद छोड़ा था आपने? इलाहाबाद का छोड़ा ना। तो आप क्यों नहीं उसके आसपास के चुनाव लड़ पाए? आप क्यों कुरुक्षेत्र आए? किसके इशारे पे आए? किसी को फायदा करने के लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आए? तो सीधी सी बात थी, वो साफ था और वो मैसेज भी था। लेकिन एक कार्यकर्ता मजबूर होता है, अगर मान लो उस पार्टी का मुखिया ही आके चुनाव लड़ता है तो वो सोचता है कि अब मैं मजबूर हूं, इनका मान सम्मान मुझे करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए थी कि आज आपको मैदान में आना चाहिए। जो हर किसान, चाहे वो इनेलो का कार्यकर्ता भी हो, सबकी इच्छा एक ही थी कि किसान विरोधी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है इसको किसी तरह भी हराया जाए। लेकिन अभय चौटाला ने उन सब के उस सपनों को चकनाचूर किया। वो जो वोट शेयर ले गए, उसी वोट शेयर के कारण आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कहीं ना कहीं महज कुछ वोटों से पीछे रहे। लेकिन ये धोखा जो है, और इस धोखे की पूरी जिम्मेदारी और इसका पूरा श्रेय हो जाता है अभय चौटाला। बात करें 400 पार की बातें हो रही, लेकिन अभी हाल ये है कि सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, आज एनडीए के पास 292-93 सीटें हैं और बड़ा बहुमत उनके पास है, तो सबकी इच्छा ये होगी कि भाई पहला मौका उनको मिले और वो एक मजबूत सरकार दें देश को और अच्छा काम इस सरकार में हो।
यही उम्मीद होती है। लेकिन अगर वो सरकार बनाने में मुश्किलात आ रहे हैं तो वो फिर आ रहे हैं उनका जो व्यक्ति विशेष को प्रपोज कर रहा, जो पहले भी भाजपा सरकार की जगह जो मोदी सरकार हो गई 10 साल के अंदर, जी आज वो भाजपा को भी नहीं पच रही। आज भी भारतीय जनता पार्टी शायद मोदी सरकार नहीं बनाना चाहती, अब वो चाहते होंगे कि एनडीए सरकार किसी तरह बना ली जाए। इसी कश्मकश में, इसी बंदरबाट के अंदर इस सरकार का गठन होना मुश्किल हो रहा है। और इंडिया गठबंधन, जहाँ दूसरी तरफ हमारा एक बड़ा दल कांग्रेस है, इसमें समाजवादी पार्टी है और छोटे छोटे तृणमूल कांग्रेस वगैरह जितने भी दल हैं, अभी तक किसी भी दल ने ये पेशकश नहीं की कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। एक एक दल आज भारत की इस संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत के अंदर जो लोगों के अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए त्याग के लिए तैयार है। आज एक ही चर्चा है कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी मांग के इंडिया गठबंधन में हम लोग अपना हक छोड़ देंगे। सरकार जिसे भी बनानी हो, जो भी दल आना चाहता हो, हमारे साथ आके मिल सकता है। अब इस चीज को देखते हुए एनडीए के सामने मुश्किलात है। वहाँ स्वार्थ इतना ऊपर है, वहाँ अभी भाजपा सरकार नहीं बन पा रही है, मोदी सरकार ही बनी हुई है और वो पचाई नहीं जा रही है। वो चाहे आरएसएस के लोगों हो, उनको भी नहीं पच रही, चाहे अंदरूनी भाजपा उसे भी नहीं पच रही, ना उनके सहयोगी एलीस जो हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, किसी को भी नहीं पच रहा है। अब वो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की लगा लो या नरेंद्र मोदी जी की लगा लो या अमित शाह जी की लगा लो, इनकी पुरानी आदत रही है, इनका इतिहास रहा है कि इनके साथ जिसने हाथ मिलाया इन्होंने उनका हाथ काट दिया है। तो इस तरह से सबको ये भी खतरा है कि कहीं हमारी राजनीति खत्म ना हो जाए, हमारे ही पार्टी के साथियों को तोड़ ना लिया जाए, हमारे पार्टी को खत्म ना कर दिया जाए। इस तरह के डर भी वहाँ कायम है। तो इन सब से जूझ के भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना लेती है तो अच्छी बात है, नहीं बना पाएगी तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन तैयार है और निस्वार्थ भाव से देश हित में सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो पीएम कौन होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाता है तो जो संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि सांसद मिलकर चुनाव करेंगे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। कुछ चेहरे होते हैं, हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से चेहरों को आगे लेके आती है और उन सब में चयन करने के लिए जितने हमारे सांसद हैं, जो बहुमत बनेगा यानी कि 272 से ऊपर के जितने भी सांसद होंगे वो सब मिलकर वोट करेंगे और जिसके पक्ष में अधिकतम वोट जाएंगे वो प्रधानमंत्री होगा। उस प्रक्रिया को की पालना करते हुए प्रधानमंत्री। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ा, हरियाणा में एक सीट आपको मिली, वहीं दूसरी तरफ पंजाब ने आपने कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा, तो ये कैसे? देखिए, पंजाब का जो समीकरण था या पंजाब का जो माहौल था वो प्योरली भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहीं खड़ी नहीं थी जी। शिरोमणि अकाली दल वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दो पार्टियां वहाँ कुछ जमीन पे नजर आती हैं। अब उन दोनों पार्टियां पे अगर हम कैंडिडेट को एक कर देते तो जाहिर तौर पे दूसरी तरफ जो कैंडिडेट होता उसको वोट शेयर का भी फायदा मिलता और उसको हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल जीत का भी फायदा मिलता। इस नुकसान को रोकने के लिए, यानी कि इंडिया गठबंधन की सीटें कम ना हो, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चाहे आमने सामने लड़े लेकिन हार जीत दोनों में एक में ही रहनी थी। कांग्रेस का जीता तो भी इंडिया अलायंस का फायदा होगा, आम आदमी पार्टी का जीता तो भी इंडिया अलायंस का फायदा होगा। चुनाव लड़ लिया। तो इस तरह से इस चुनाव को लड़ा गया और नतीजे भी आपके सामने कि 10 सीटें इंडिया अलायंस, 3 आम आदमी पार्टी की और 7 सीटें इसमें कांग्रेस पार्टी की। अब हमारी कितनी रही, कांग्रेस की कितनी आ गई, इन सब का तो गेम ही नहीं था ना। ये चुनाव ही पूरा का पूरा निस्वार्थ भाव से अपनी राजनीति ना बढ़ाने का चुनाव था। इस चुनाव में किसी इंडिया अलायंस के दल ने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, चाहे वो हमारा दिल्ली के नतीजों में हो। जो प्रयास किए गए वो सिर्फ इसलिए किए गए कि वो देश हित में किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही से रोकने में सफल हो। ये कोई प्रयास इसलिए नहीं था कि आम आदमी पार्टी इसमें फ़ायदा ले ले, समाजवादी फ़ायदा ले ले या कांग्रेस ले ले। कांग्रेस ने बहुत बड़ा त्याग जो है उत्तर प्रदेश में किया था, आपके सामने 17 सीटों पे उन्होंने सहमति जताई। तो इस तरह से पूरे अलायंस के अंदर सभी की त्याग भावना सामने आई थी और आज वो नतीजों में नजर भी आ रही है कि आज 234 सीटें देश की जनता ने इंडिया अलायंस को दी है। एक मजबूत विपक्ष
जो खड़ा कर दिया, बहुमत से दूर भारतीय जनता पार्टी को किया। एक सीट मिली आप लोगों को आम आदमी पार्टी को, उस पर चुनाव लड़ा, चाहे कितने वोटों से हारो, लेकिन हार दी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से तैयारियां कर रही थी, आज वो संगठन जो हमने लगभग 1.5 लाख से अधिक का जो संगठन आम आदमी पार्टी का गांव-गांव लेवल तक तैयार हो चुका है, उस संगठन के साथ में मजबूती से हरियाणा प्रदेश में उसी विचारधारा जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर आज लोगों को स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सहायता, महिलाओं को सम्मान देना, किसान का जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ बिजली 24 घंटे का है, बिजली फ्री मिलने का जो है, महंगाई को कम करने का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों के साथ हम लोग जमीन पर उतरेंगे और मजबूती से। जाहिर तौर पे लोकसभा चुनाव इस वक्त देश में तानाशाही खत्म करने के लिए, हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था लाने के लिए, जो सुविधाएं दिल्ली में और पंजाब में, वो सब यहाँ पे भी लाने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिल्ली में और पंजाब में जैसा प्रचंड बहुमत मिला था, वो अब हरियाणा की जनता भी चाहती है। उस मॉडल पे मोहर लगा के प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी के पक्ष में इस बार देने वाली है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव अभी लोकसभा चुनाव में रावदान सिंह के साथ नजर नहीं आए, क्या इसका ये कारण भी हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा का प्रत्याशी खुद डॉक्टर मनीष यादव हो सकता है? नहीं, वो कारण मतलब उनके साथ नजर ना आने का कोई कारण नहीं, उसका कारण तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। लोगों का कहना था ऐसा कि भी वो साथ आके वोट मांगेगा तो 2-3 महीने बाद उसको खुद के लिए भी वोट मांगने हैं। नहीं, वो देखो, मैं समझता हूँ कि खुद के लिए या खुद के भविष्य के लिए मैं राजनीति में नहीं हूँ, और ये बात मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ। आपके सहयोग से, मेरे बुजुर्गों के संस्कारों से, इस इलाके के आशीर्वाद से मेरे को आपने बहुत अच्छे पायदान पे पहुंचाया है। यहाँ से मैं अपने जीवन को सही चला भी सकता हूँ और यहाँ से जनसेवा भी कर सकता हूँ। जो राजनीति में आने का मकसद है, वो सिर्फ मकसद है हमारे इलाके के अच्छे भविष्य के लिए। जो अभाव ये इलाका झेल रहा है, उस अभाव को खत्म करने के लिए, और जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है, चाहे वो बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की हम बात करते हैं, वो सब मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हो, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से एक्टिव इलेक्शन में आता हूँ, या मैं चुनाव संगठन की राजनीति करता हूँ, या जैसा मुझसे जो योगदान है, जो मुझे लगेगा कि सही है और जो महेंद्रगढ़ के लिए सही है, मैं वही भूमिका निभाऊंगा। जो आम आदमी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, वही काम मैं करूंगा इस चुनाव के अंदर। ये मेरी कोई स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं कि मैं रावदान सिंह जी के चुनाव में इसलिए नहीं आया। मैं आया, जरूर आया, लेकिन जब मैंने बताया कि कुछ कमियां जो मंच से, जिस तरह से दोनों चुनाव लड़ने का जो प्रयास था, वो जरूर मेरे उसमें सहमत मैं नहीं हो पाया उस चीज से। और मैंने इसको अंकित भी किया कि आप कोशिश करें कि एक ही चुनाव लड़ें तो बेहतर होगा, और हम भी मजबूती से आपका साथ दे पाएंगे। वोट जरूर हम अपील करेंगे, लेकिन जमीन पे आपके साथ खड़े होके आपके साथ अगली सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल है, हमारे लिए असंभव है। तो इसको अगर आप हटा सकते हो तो जरूर हटाने का प्रयास करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जीत साफ नजर आ रही थी और दोनों सरकार एक साथ बनाई जा सकती थी, ऐसा उनको दिखाई दे रहा था, तो वो अपने प्रयासों में जारी रहे। हमने किसी प्रकार का कोई नुकसान करने की भावना कभी भी हमारे मन में नहीं लेके इस चुनाव के अंदर। वोट की अपील तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की गई। जितने कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी साथी हैं, हर पदाधिकारी साथी को यही संदेश दिया गया कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का जीतना सबसे जरूरी है, बाकी सभी मुद्दे दूर किए जा सकते हैं। तो एक बात ये भी आई थी कि भीतरी घात की वजह से रावदान सिंह जी हारे, ऐसा कुछ भी चल रहा था, तो ऐसा कहाँ कुछ तो भीतरी घात जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस की गुटबाजी है जी, इस गुटबाजी का नुकसान जरूर, आज मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर जनता ने ऐसा माहौल बना रखा था कि 10 की 10 सीटें जो हैं वो इस वक्त इंडिया अलायंस की हो सकती थी। 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आती और आम आदमी पार्टी जिस सीट पर लड़ रही थी कुरुक्षेत्र, वो भी हमारे खाते में होती। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी का नुकसान जो है वो जरूर इस चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है। जो ये आंकड़ा 5-5 पे सीमित हो गया, या 5 सीटों का जो नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई है,
उसका कारण जो गुटबाजी है वो मैं कहता हूँ कि वो एक बड़ा कारण है। इस सीट पे जिस तरह से दान सिंह जी हुड्डा गुट से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा सुनने लोगों को द्वारा आता है। कहा जाता है। उधर किरण जो है वो एसआर के ग्रुप से ताल्लुक जी, रखती हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है और ऐसा बताया भी जाता है। तो इन दो गुटों में समन्वय आखिरी तक नहीं बन पाया, बिल्कुल। नतीजे हार है। तो हम अगर ये कहें कि नहीं गुटबाजी किसी तरह का कोई कारण नहीं है, तो पल्ला झाड़ना आसान बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम हारे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और ये एक मुख्य कारण है कि आपकी गुटबाजी कहीं ना कहीं उसमें नुकसान डाल के गई। आपका व्यक्तिगत अपने क्षेत्र में वर्चस्व, आपकी 40 साल की राजनीति, आपका लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार है, ये सब चीजें इस चुनाव में आपको देखने को मिली और उन नतीजे जो हैं वो उसके ऊपर मोहर लगाते हैं कि कहीं ना कहीं आप उस वक्त विफल रहे या उस वक्त में जो आपने काम किया वो आज नतीजों में आपके सामने आया। एक आखिरी सवाल है, चुनाव से हटके थोड़ा सा है। अभी आपने कल देखा होगा कंगना रनौत जो सांसद अभी नवनिर्वाचित है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे महिला कांस्टेबल ने उनको थप्पड़ मारा या ऐसा कुछ हुआ, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? जब उस महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ कि इन्होंने कहा था कि जो धरने पे बैठी हैं वो महिलाएं 100-100 रुपए में आती हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति एक बहुत ही जिम्मेदारी का फील्ड है। जब आप जनता के बीच में जाके और टिप्पणी करते हो तो उस टिप्पणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी, कंगना जी ने जिस तरह की टिप्पणी की उससे उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारी महिलाओं का अपमान किया जो कभी भी किसी सरकार के खिलाफ, अपने आसपास होने वाली गलत चीज के खिलाफ, गलत हरकत के खिलाफ, कमियों के खिलाफ आवाज उठाती है। जो किसान आंदोलन में महिलाएं गई, उन महिलाओं ने अपना घर छोड़ा, सड़क पे संघर्ष किया। बिल्कुल। जो विरोध करने जाते हैं वो मजबूरी में जाते हैं। जब पता चलता है कि मेरे अधिकार छिन जाएंगे, मेरे ऐसे अधिकार ही कोई घर खत्म नहीं हो छोड़ता। जाएंगे, तो कोई अपना घर नहीं छोड़ता। क्या कंगना जी ने किया? क्या कभी विरोध नहीं किया? क्या कभी गई है कहीं, बैठी किसी धरने पे? नहीं बैठी। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, कभी उनके बीच में जाके अगर आप देखोगे, उनके मजबूरी को अगर आप समझोगे, तो शायद इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। और जब आप इस तरह से किसी की भावनाओं को आहत करते हो तो ये संभावनाएं भी खुल जाती हैं कि कभी आप इस तरह की कोई गतिविधि देख सकते हो, आपको इस तरह की विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उस बहन ने जरूर ये गलती की कि ये कोई तरीका नहीं बनता विरोध करने का, मैं ये सही नहीं मानता, लेकिन वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि उनका जो गुस्सा है वो एक रिएक्शन है। उससे पहले जो एक्शन है उसकी जिम्मेदारी कंगना रनावत की है। तो रिएक्शन एक्शन पे निर्भर करता है। तो अगर एक्शन रोका जा सकता था तो शायद रिएक्शन नहीं रुक होता। जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, लंबी बातचीत रही। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, काफी लंबी चर्चाएं रही। राव दान सिंह के हार का कारण भी इस वीडियो में छुपा हुआ है और दूसरी तरफ आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। दोनों चुनाव एक साथ लड़े गए महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की काफी विधानसभाओं में। तो वीडियो को गहनता से देखें और कमेंट करके बताएं आपको क्या मुख्य कारण लगे हार के महेंद्रगढ़ पूरे जिले से और पूरी लोकसभा से रावदान सिंह जी की। बड़ी लंबी बातचीत रही, इसका कंक्लूजन निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।